तो जो आज हमारा जो टॉपिक है वो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है वो आज हमारा नंबर है सेकंड। तो सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन या इसको रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। कभी कभी ये आपको रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से दे रखा होगा, तो ये भी आपको याद रखना है। अगर जो एक्स अगर जो फॉलो कर रहा है, यहाँ पर अगर आप देखो एक्स अगर जो बात फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म 1,n, ये एक बस यहाँ पे ये कोई स्टैंडर्ड जो मैंने लिखा है ये कोई स्टैंडर्ड डिस्क्रीट के लिए नहीं, बट यही जब कॉन्टिन्यूअस में होगा तो ये इस तरह से खूब दे रखा होगा। तो ये सिर्फ डिस्क्रीट में मैंने बस एक याद करने के लिए, आपके माइंड में याद हो जाए आपको, तो ये मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में ये जो हमारा सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को हम कैसे करेंगे और ये कब अप्लाई होगा, तो इसके लिए हम लोग देख लेते हैं कि जो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी वो एवरी पॉइंट, मतलब उसमें क्या था कि एक सिंगल पॉइंट पे मतलब जो वैल्यू थी वो हमारी 1 हो जाती थी, मतलब जो उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू लेता था। इसमें ईच एंड एवरी पॉइंट जो होता है उस पर जो हमारी प्रोबेबिलिटी रहेगी रिमेन सेम मतलब रहेगी। तो यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी हमारी 1/n हो जाएगी। और ये इसमें क्या रहेगा कि हर जो, या इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि एक ऐसा रैंडम वेरिएबल जिसमें हर पॉसिबल वैल्यू की प्रोबेबिलिटी सेम होती हो, तो वो हमारा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अच्छा, और इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि मैथमेटिकली अगर इसको रिप्रेजेंट करना हो तो ये हमारा कुछ ये हो जाएगा 1/n। और अगर जो बात में इसमें मुझे अगर देखना पड़े कि एक कोई डाइस है जिसमें आपको पता है कि 6 जो उसमें वैल्यूज़ दे रखी होती हैं एक डाइस में, जो इसका सैंपल स्पेस बनेगा वो 6 का बनेगा 1 2 डॉट डॉट 6। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी एक मतलब जो अगर 1 आती है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 आप लोगों ने देखी भी होगी, 2 आती है तब भी 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ये उसी का एक कॉन्सेप्ट है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आपको याद होना चाहिए। इसकी जितनी भी चीज़ें हैं मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ और ये आपको याद होना चाहिए। और अब लास्ट में मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा और इससे रिलेटेड मैं आपको एक छोटा सा आप ये समझ सकते हो होमवर्क समझ लो, या फिर आप उसको याद करके आना है आपको, वो मैं लास्ट में आप लोगों के लिए रखूंगा। अच्छा, अब अगर जो बाय द वे आप ऐसे समझो कि सोचो कि एक इसक्यू मतलब एक एग्जांपल और थोड़ा अगर हम रियल लाइफ में अगर हम समझें, सोचो कि एक स्कूल में 10 स्टूडेंट हैं और टीचर रेंडमली एक नाम पिक करता है या करती है। तो हर स्टूडेंट का नाम लिखा है उस चिट पे, जो उसमें चिट है उस पर हर स्टूडेंट का नाम लिखा है और सब चिट सेम साइज के भी हैं। भाई उनका साइज मीनिंग ये हो गया कि जो उसमें जो स्टूडेंट मतलब उस पूरी क्लास में हैं वो सेम साइज के हैं। तो हर स्टूडेंट के सेलेक्ट होने का जो चांस है 1/10 हो जाएगा, क्योंकि पूरे क्लास में जो उनका स्टूडेंट है वो जो पूरी क्लास में जो स्टूडेंट हैं वो हमारे 10 हैं। तो हर एक स्टूडेंट को सेलेक्ट होने के जो चांस है 1/10 हो जाएंगे। अगर जो बात सबको एक समान अगर ट्रीट किया जाएगा तो आप देखोगे कि ये हमारा डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। अच्छा, और अगर जो बात में इसको और थोड़ा हमें अगर समझना पड़े, एक ग्राफ अगर हम बनाते हैं तो सब बार जो हैं अगर सेम साइज के हैं, या जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं हाइट अगर जो बात में सबकी सेम है, कोई क्लास है उसमें सभी स्टूडेंट्स की अगर हाइट अगर सेम है, चूंकि सबके आउटकम्स चांस इक्वल हैं, मतलब एक फ्लैट लाइन जैसा हिस्टोग्राम बनेगा, जैसा कि हम लोग ये देख भी सकते हैं। ठीक है, तो हम अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट की जाएंगी और इसका MGF और इसका PGF और इसका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, ये सब हम सारी चीज़ें वैल्यूज़ मतलब देखते हैं डायरेक्ट रिजल्ट। देन इसके बाद में मैं आपको अलग से उसके जो एक्सप्लेनेशन है उसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा, जिसको भी ये भी मतलब मैं मेरे जो पढ़ाने का इसमें जो तरीका है, पहले मैं जितनी भी रिजल्ट्स हैं उनको मैं आपको लिख कर दूंगा, देन उसके बाद उसको एक्सप्लेन करूंगा कि ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया। ठीक है, तो ये हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको हम लोग देखते हैं। अच्छा, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग देखते हैं कि यूनिफॉर्म जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसको या तो हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा कि मैंने बताया है, ये कभी कभी दे देता है रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से, तो इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नंबर सेकेंड है, तो इसको हम समझते हैं और इसका कहाँ कहाँ पर यूज होता है ये मैंने आपको अभी बताया भी है। तो इसका हम PMF देख लेते हैं, PMF ऑफ x, या फिर आप ये भी मानो कि x अगर जो बाद में यूनिफॉर्म 1,n अगर जो है तो इसका जो PMF लिखा जाएगा Px इक्वल टू 1/x, यहाँ पे देखेंगे 1/x, और जो हमारी लिमिट होगी किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की, अगर लिमिट नहीं लिखी है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट नहीं है, ये बात आप ध्यान रखो। और तो यहाँ पे x बराबर 1 2 डॉट डॉट n हो जाएगा। और अगर जो बात इसको अगर जो हम रिप्रेजेंट करें तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 0 1 2 3 डॉट डॉट n। और इसकी प्रोबेबिलिटी को कुछ हम इस प्रकार से 1/n, n का मीनिंग यहाँ पे है, अगर जो बात किसी ने 10 ले लिया, किसी ने
कुछ ले लिया, तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। और इसी तरह से अगर हम CDF ऑफ एक्स अगर जो हम इसका लिखते हैं, इसको भी अभी हम प्रूफ करके आपको दिखाएंगे। अगर आपको प्रूफ के लिए वेट करना है तो आप पहले सारी चीज़ें देख लो, देन उसके बाद में आप वीडियो देखना। तो ये अगर आपको प्रूफ नहीं देखना है तो आप यहाँ तक ही आप देख करके जा सकते हैं। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x, तो ये हमारा 0 होगा जब हमारा x छोटा होगा 1 से। और इसी तरह से जब हमारा 1 लेस देन इक्वल टू x और लेस देन n अगर दे रखा है तो x अपॉन n हो जाएगा। और जब x हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू n होगा तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी होगी, मतलब जो हमारा CDF होगा वो हमारा 1 होता है। और हमारा CDF ये मैंने आपको बहुत अच्छे से रैंडम वेरिएबल में बताया भी है कि जो हमारा CDF है वो हमारा कुछ 0 और 1 जो उसकी लिमिट होती है वो इस तरह से होती है, और जो इसका ग्राफ है वो हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। अच्छा, अब अगर जो बात है इसका मीन अगर हम देखें तो n+1/2 होगा, और ये हमारा इसका मीडियन भी यही होता है, तो ये हम देख लेंगे। देन वेरिएंस इसका अगर हम देखें तो n² माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 12 ये हो जाएगा। और अगर इसका हमें MGF देखना पड़े तो mxt e की पावर t और ब्रैकेट में e की पावर tn माइनस का 1 डिवाइडेड बाई n, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे e की पावर t माइनस 1। और फोर्थ नंबर जो हमारा हम देखेंगे स्क्यूनेस, तो स्क्यूनेस हमारा इसका 0 होता है। तो 0 मतलब मैंने आपको समझा रखा है कि ये सिमेट्रिकल होगा। और जो हमारा कर्टोसिस है -6/5 ब्रैकेट में n² माइनस का 1 n² प्लस 2, तो ये हमारा लेस देन इक्वल टू 0 होगा, तो इसको हम प्लेटिकर्टिक भी कहेंगे। ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, और ये कैसे होगा ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देन इसके बाद में हम लोग जो 6 नंबर देखेंगे वो हम लोग देखेंगे कि मॉड क्या होता है। तो मॉड में हम लोग इसमें मॉड जो होता है वो आप ऐसे समझें, अगर बाद एग्जाम में अगर आपसे पूछता है तो आप लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करता है, बट आप समझने के लिए ऐसे समझो कि यहाँ पर जो हमारा मॉड होता है वो हमारा मॉड जो है वो 1 भी होगा, 2 भी होगा, या 3 या .n के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। और इसी तरह से μ3 जो हमारा होगा वो हमारा 0 होगा। तो ये तो चीज़ें आपकी हो गई। अब अगर इसको बाद में मुझे सबको अगर प्रूफ करना पड़े तो ये हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर अगर जो बाद में मुझे मीन ही इसका अगर कैलकुलेट करना पड़े तो मीन को अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट जो हमारा है एक्सपेक्टेशन ऑफ x, तो ये हमारा होता है x, इसकी लिमिट लगती है x लिखेंगे और px लिखेंगे। चूंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो px है वो हमारा n है, तो इसको हम बाहर ले लेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है। और ये हमारी जो इसकी वैल्यू होती है 1 से लगा करके n तक होता है, और ये हमारा x हो जाएगा। और ये आपको पता भी होगा, ये अगर नहीं भी पता है तो आप इसको साइड में लिख लेना। और या फिर मैंने आपको बता रखा है कि डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको सीखने हैं तो आपको जो इसमें यूज़ होने वाले जो भी फार्मूले हैं वो आपको आने चाहिए। उसके लिए आप मेरे ही चैनल पर अगर जाएंगे ISS, देखो आप यूट्यूब पर कहीं पर भी जाकर सर्च करोगे अगर जो कोई भी मैथ्स के फार्मूले तो आपको मिलेंगे, बट वो सिस्टमैटिक नहीं होंगे। सिस्टमैटिक का मीनिंग ये हो गया कि कौन से ISS में यूज होते हैं। तो मैंने एक आपके लिए प्लेलिस्ट ही बना दी है ISS एग्जाम के लिए, फार्मूला बैंक ISS एग्जाम। अगर आप सर्च करोगे या प्लेलिस्ट में जाओगे देखोगे यूट्यूब चैनल पर तो आपको मिल जाएगा। वहाँ पर सारी जितने भी पेपर, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ में यूज हुए हैं फार्मूले, कॉन्सेप्ट, और जो अभी आप किसी जब आगे डिस्ट्रीब्यूशन हम कंटिन्यूस के पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप देखोगे ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो ग्राफ भी मैंने वहाँ पर बहुत अच्छे से समझा रखे हैं। तो ये तो आपको आपने पढ़ भी रखा होगा कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर जो होते हैं तो वो हमारा ये कुछ होता है। तो यहाँ पर अगर जो हम इसको देखेंगे तो 1/n हो जाएगा, और ये इसकी वैल्यू हो जाएगी n+1 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा n इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा n+1 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, और अगर जो बात में यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ये मैं फिर कह रहा हूँ सिर्फ याद करने के लिए, जब अभी आप यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस में पढ़ेंगे तो a, b पढ़ेंगे। डिस्क्रीट में जब अभी मैंने पढ़ा है तो इसको मैंने इस तरह से लिखा है 1, n। तो यहाँ पे अगर जो कुछ आप इसको इस तरह से मानोगे तो ये वही चीज़ लिखी है, मतलब आप ऐसे समझो ये b है और ये हमारा a दे रखा है। तो ये आपको सिर्फ याद करने के लिए याद हो जाएगा, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। बट अभी जब नेक्स्ट आएगा तो उसमें हम आपको समझाते हैं। देन इसके बाद में अगर जो आप इसका वेरिएंस अगर कैलकुलेट करना हो तो वेरिएंस के लिए आपको पता है कि हमें इसकी भी ज़रूरत होती है, एक्सपेक्टेशन x²। इसको अगर जो आपको निकालना पड़ेगा सेम यहाँ पे x² होगा, तो हम यहाँ पे 1/n बाहर कर देते हैं, x बराबर 1 से n कर देते हैं, और ये x² होता है। ये जो इसका जो फार्मूला होता है सेम इसी तरह से होता है, तो ये इसके लिए भी हम देख लेते हैं। इसका जो फार्मूला होता है 1/n। इन फार्मूले में अगर दिक्कत है तो ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको पहली बात तो आनी चाहिए, नहीं आते हैं तो आप उनको याद करने के लिए आप अच्छे से जा करके पूरा वीडियो देखो, सारे जो फार्मूले उनको पहले लिख लो, देन आप चीज़ों को करो। तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ से ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे ये जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगी। अब देन इसके बाद में वेरिएंस ऑफ x हम लिखेंगे, तो ये हमें पता है ये एक्सपेक्टेशन ऑफ x² होता है, माइनस का एक्सपेक्टेशन ऑफ x² होता है, यहाँ पे पूरे का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे
मतलब इस वैल्यू को और इस वैल्यू को, तो ये हमारा हो जाएगा n+1 डिवाइडेड बाई 2n प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 6 माइनस का n+1 डिवाइडेड बाई 2 और इसका स्क्वायर। अब इसको हम थोड़ा ऊपर बढ़ाते हैं और हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब देखो अगर जो बाद में यहाँ पे अगर हम देखें 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो हम कॉमन ले लेते हैं। ऊपर देखो n+1 भी कॉमन है, तो n+1 डिवाइडेड बाई 2 ये इसलिए कॉमन लिया है कि जिससे कि चीज़ें आसान हो जाएं, ज़्यादा लेंदी प्रोसेस ना हो। देखो अच्छा एक स्टूडेंट या अच्छा एक विद्यार्थी या छात्र वही है जो किसी भी चीज़ को एक स्मार्ट अप्रोच से करता है, तो वो चीज़ें बहुत आसान लगेंगी। अगर जो बाय द वे आप ये बोलते हो कि अगर जो बाय द वे मैं इसको यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करूँगा और फिर इस ब्रैकेट को ओपन करूँगा देन कैंसल आउट करूँगा, उससे भी होगा। बट ये सब एग्ज़ाम खास करके ISS या वनडे एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे आपको याद ही नहीं आएगा, आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो ये एक स्मार्ट अप्रोच है, और इससे भी स्मार्ट अप्रोच ये है कि ये वेरिएंस आपको याद होना चाहिए। अच्छा ठीक, तो यहाँ पे n+1 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे अगर जो हम इसको देखें 6 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे इधर 6 करने के लिए यहाँ पे 2 से करेंगे और यहाँ पे भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम 3 से करेंगे और यहाँ पे भी हम 3 से करेंगे। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा 4n प्लस का 2, ये हमारा हो जाएगा 3n माइनस का 3 और ये हमारा हो जाएगा। अब देन इसके बाद में n+1 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे अगर हम देखें 4n से अगर ये जाएगा तो n बचेगा, 3 में से अगर 2 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा डिवाइडेड बाई 6। और ये आपको अगर फार्मूला ये भी नहीं आता है तो ये भी आप लिख लो, ये फार्मूला ये होता है, तो ये भी आप निकाल लेंगे। इसी तरह से आपके लिए जो होमवर्क है वो मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ। आपको μ3 के लिए आपको कैलकुलेट करके दिखाना है, μ4 के लिए आपको कैलकुलेट करके दिखाना है। कैलकुलेट करने के बाद में आप अगर जो बाद में सीरियस हैं तो आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर अगर आप इसको भेजते हैं तो मैं उसको वहाँ पर क्रॉस चेक करके मैं आपको अगर कोई कमी होगी तो मैं बताऊंगा, अगर कोई कमी नहीं होगी तो मैं वहाँ पे आपको वो भी बताऊंगा। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको ये करना पड़ेगा। ये अगर जो बाद में आप निकाल लेते हो तो आपके लिए आसान रहेगा कि आप β1 और β2 मतलब स्क्यूनेस कर्टोसिस आपको निकालने में आसानी होगी। ये मैंने इसलिए बोला है, और ये मैं वहीं पे आपको मैं इसका जो भी सोल्यूशन है वो भी मैं आपको वहीं पे प्रोवाइड करूंगा, मतलब आपको आंसर जो है इसके मैं वहीं पे दूंगा, तो ये आप करके दिखाना। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं और इसके बाद में हम लोग ये 3rd नंबर अगर हम देखें तो आप लोगों ने पढ़ा होगा MGF। तो MGF कैसे निकालेंगे, MXT ये होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ EXT समेसन EXT और ये हमारा 1/n हो जाएगा, ये हमारा x बराबर 1 से n हो जाएगा। मैंने प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लिख दी है डायरेक्ट। अच्छा, अब यहाँ पे देखो MXT बराबर 1/n तो बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। देन आप ये देखो यहाँ पे अगर जो x बराबर 1 से n दे रखा है और अगर जो बाद में मैं इसको इस तरह से भी लिख लूँ तब भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं इसको सिर्फ थोड़ा इजी करने के लिए मैं इसको कुछ देर के लिए a मान लेता हूँ और देन इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो 1/n हो गया और ये हमारा हो जाएगा समीशन x बराबर 1 से n और ये हमारा हो जाएगा a की पावर x, ये हो जाएगा, ये हमारा 1/n हो जाएगा। इसको अगर जो बाद में मुझे ओपन करना पड़े तो 1 हो जाएगा, इसी तरह से ये 2 हो जाएगा, इसी तरह से ये a की पावर 3 हो जाएगी डॉट डॉट a की पावर n हो जाएगी। अब देखो चूंकि मैंने ये सारे फार्मूले आपको पहले से बता रखे हैं तो आपको बेहतर तो यही रहेगा कि आप जा करके फार्मूला बैंक वहाँ पर आप सर्च करो सीरीज़, या आप जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें जाओ, देखो जाकर के सीरीज़ नाम से जो प्लेलिस्ट मतलब जो वीडियो पढ़ा है उसको आप चेकआउट करो। जितनी भी सीरीज़ होंगी फाइनाइट इनफाइनाइट सारी मैंने समझा रखी जो ISS में पूछी गई। देखो बार बार मैं बोल रहा हूँ ISS की ही चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा, इसके अलावा आप ये समझो कि मैं मैथ्स में कोई आपको PhD करवाने वाला हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आप जाओ वहाँ पर चेक करो। बट यहाँ पर चूँकि फर्स्ट है क्लास तो मैं यहाँ पर आपको साइड में सिर्फ आज के लिए मैं बता रहा हूँ, इसके बाद में आपको जो भी प्रॉब्लम होगी वो वहाँ पर आपको देखनी ही पड़ेगी। अच्छा, तो इसको अगर जो बाद में मुझे, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लेंदी हो जाएगा और बहुत लोगों को हो सकता है उनको ये फार्मूला आता हो तो उनको क्यों पढ़ना पड़े, इसलिए आप खुद कमेंट करके भी बताना कि मैं एक एक प्रोसेस करके बताऊँ, या आप ये चाहते हो कि बस जल्दी जल्दी से सिलेबस मैं जो कंप्लीट करा दूँ जिससे कि आपके पास सिलेबस आ जाए और आप ऐसा समझो ना, इसके बाद में मैं आपको जो PYQ सॉल्व कराऊंगा, तो अगर जो यही सिलेबस ही चलता रहेगा तो PYQ तो हो ही नहीं पाएगा। तो PYQ होने के लिए जितनी जल्दी आप रिस्पॉन्ड करेंगे उतनी जल्दी
मैं भी चीज़ों को बेहतर तरीके से आप तक पहुंचा पाऊंगा। ये सपोज दे रखा है। अब यहाँ पे अगर जो बाय द वे ये देखो कि या यहीं पे मैं एक चीज़, चलो यहीं इसी में कर लेते हैं इसको, ये जो फर्स्ट वाली थी इसमें मैं a से मल्टीप्लाई कर दूं तो a स्क्वायर हो जाएगा और a क्यूब हो जाएगा, इसी तरह से a की पावर 4 हो जाएगा और ये डॉट डॉट इसी तरह से चलेगा और a की पावर n+1 हो जाएगा। अच्छा, देन इसमें देखो फर्स्ट और सेकंड को अगर जो हम माइनस कर दें तो ये हमारा ये कुछ बचेगा 1 माइनस का a और ये हमारा s बचेगा। और यहाँ पे अगर जो बात हम माइनस कर रहे हैं तो ये साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि आपको पता है। तो ये देखो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, इसी तरह से ये भी हो जाएगा। और यहाँ पे जब ये n+1 दे रखा है तो इससे पहले की जो सीरीज दे रखी होगी वो an दे रखी हो तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। जो हमारा बचेगा वो हमारा a माइनस का an+1 बचेगा। अब यहाँ पे अगर जो हम देखें तो s बराबर a को अगर हम कॉमन ले लें तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस a की पावर n और ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस a। या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि a की पावर n-1 और ये हमारा हो जाएगा a-1। तो ये मैंने बहुत अच्छे से वहाँ पर आपको समझाया है, तो ये उम्मीद करता हूँ कि वहाँ पर आप जाओ अच्छे से देखो जा करके, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत आसान है, ये आपको आनी ही चाहिए। अब यहाँ पे ये 1/n हो गया और यहाँ पे अगर जो बाद में हम लिखें तो ये हमारा a हुआ था और a की पावर n-1 और ये हमारा हो जाएगा a-1। और इस अब यहाँ पे चूंकि मैंने ये मान रखा था तो इस यहाँ पे ये वैल्यू रख दो और आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये हमारा हो जाएगा e की पावर t और ये हमारा हो जाएगा e की पावर tn हो जाएगा, -1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई e की पावर t-1। ये आपको याद कर लेना, ये आपको समझ लो कि आना ही चाहिए। तो ये अब इसी तरह से पता चल गया। अब इसमें देखो, अब क्या इसके बाद में आपको CGF या ये सब निकालने की ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं। आप ज़रा देखो, मैंने सारा सब कुछ आपको पहले ही वीडियो में मैंने अच्छे से समझाया है, वो आप देख लेना जा करके। बट फिर भी मैं आपकी यहाँ पर प्रॉब्लम थोड़ा दूर करता हूँ। अगर जो बाद में आपसे CGF अगर पूछ लेता है तो CGF के लिए तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे कप्पा XT अगर जो बाद में आप log MXT तो ये लिखेंगे और लॉग लगाएंगे तो सारा ये हमारा कुछ आ जाएगा। तो ये तो आप कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि इसके लिए ये हालांकि पूछता नहीं है। देन इसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन अगर आप देखेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन में मैंने इसका भी फार्मूला बताया था 5xt। ये हमारा होता है mx और it, मतलब जहाँ पे t है वहाँ पे it लिख दो, मतलब ये हमारा हो गया 1/n और ये हमारा हो जाएगा t की जगह पे i और t भी ऐड करना है तो ये हमारा हो जाएगा itn हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसी तरह से e की पावर it-1 ये हमारा हो जाएगा। और इसी तरह से पीजीएफ, और पीजीएफ आपको पता भी है, ये आप कमेंट करके बताना जरा कि पीजीएफ जो है कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट दोनों के लिए कैलकुलेट होता है या सिर्फ कॉन्टिन्यूअस के लिए कैलकुलेट होता है या सिर्फ डिस्क्रीट के लिए कैलकुलेट होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम देखते हैं px ये हमारा s हो जाएगा। तो इसको भी हमने बताया था कि जहाँ पे हमारा e की पावर t लिखा हो वहाँ पे हमें s लिख देना है। तो यहाँ पे आप देखो mgf में देखते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा 1/n और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारा s आ जाएगा। यहाँ पे देखो अगर इसको अगर जो बाद में मुझे लिखना पड़े तो s की पावर n हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई s-1। ये आपको बस कुछ नहीं करना है। आप अगर जो आपसे अगर कोई ग्रेजुएशन या मास्टर वाला स्टूडेंट है तो उसके लिए कुछ नहीं, आप mgf को मैंने करके दिखा दिया है, उसी तरह से बस आप यहाँ पे ये इस वैल्यू को लिख देना है तो ये आपकी चीज़ें निकल जाएंगी। तो इसमें भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, देन इसके बाद में अगर जो हम नेक्स्ट अगर जो मूव करें और मुझे अगर आपको बताना पड़े, देखो गामा 1, तो गामा 1 चूंकि 0 होगा, आप कैलकुलेट करेंगे जब आपको पता भी है कि इसमें जब β1 निकालेंगे तो β1 जो हमारा होता है μ3² का स्क्वायर, μ2 की पावर 3। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद में गामा 1 जो हमारा होता है √β1 होता है और ये हमारा वैल्यू आया है 0। तो यहाँ से आप कैलकुलेट यहाँ से भी कर सकते हो और ये पूछा भी गया है। आप ये समझिएगा कि ये नहीं पूछा गया, यहाँ से भी पूछेगा गया। अगर ये पूछ लेगा और आपसे पूछ लेगा μ3 बता दो हमें, आपको डाउट ही नहीं होना चाहिए, आप तुरंत यहाँ पे ये हो गया, आप इसमें वैल्यू अगर रखोगे जैसे गामा 1 अगर जो बात यहाँ पे ये हम देखें μ3² और ये हमारा हो जाएगा μ2³। अब सपोज μ2 की भी वैल्यू उसने दे दिया तो आपसे पूछ लेगा ये 0 दे रखा है, कुछ नहीं इसका स्क्वायर हटा दो तो μ3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, μ3 हमारा 0 आ जाएगा। तो ये आपको पूछता है, अभी RPSC का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था, इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ कि ये आपको याद होना चाहिए। ये चीज़ें बस ये आपको रिजल्ट याद ही होने चाहिए। अब इसमें बताता क्या है कि ये सिमेट्रिकल है। जब हमारा ये आपने पढ़ रखा है कि या तो ये हो जाए
या तो हमारा ये, या तो हमारा ये, या तो हमारा बीटा 1 जब 0 होगा तो ये हमारा सिमेट्रिकल होगा। और सिमेट्रिकल में भी आपने पढ़ा था कि मीन जो होता है, मीडियन जो होता है, और जो मॉड होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। और अभी मैंने आपको दिखाया था मीन आपका आया था n+1 डिवाइडेड बाई 2, तो मैंने आपको बताया था कि इसका मीडियन भी इक्वल होता है। बट मॉड के केस में क्या होता है वो जरा देख लो, क्योंकि मॉड इसमें बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। आप यहाँ पे भी ये आप समझेंगे कि ये तो इक्वल है तो हम इसको भी इक्वल कर देंगे, क्योंकि सिमेट्रिकल की बात की गई है। आप हर डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छे से एनालाइज करना, देन लिखना, क्योंकि ऐसा मतलब कंपलसरी नहीं है। अब क्यों कंपलसरी नहीं है वो जरा हम देखते हैं। मॉड क्या बताता है, मॉड बताता है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का जो पीक पॉइंट हो या उसका, अब इस वाले डिस्ट्रीब्यूशन जैसे बात 1 2 डॉट डॉट n के लिए अगर अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया था, तो यहाँ पर आपने देखा था 1/n था, तो यहाँ पर इसका ये पीक है, ये पीक है, डॉट डॉट करके ये पीक है। तो यहाँ पर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि यहाँ पे पीक होगा क्या। जब आप कभी डिसाइड नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर आप पहली बात तो अगर एग्जाम में कभी पूछेगा अनडिफाइंड लिखा है तो आप लिख देना कि वहाँ पे इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। बट कभी कभी इस तरह से भी लिखा होगा कि x जो है लाई करेगा, लाइज बिटवीन 1 to n, तो ये भी बात बिल्कुल सही है, इसके बीच में ही ये लाई करेगा, बट कौन सा लाई करेगा ये नहीं पता है, तो इसलिए इसमें अनडिफाइंड ही लिखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब स्क्यूनेस तो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में अगर आप देखो कर्टोसिस में, तो कर्टोसिस में जब आप कैलकुलेट करोगे, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कर्टोसिस में बीटा 2, तो बीटा 2 के लिए μ4 और μ2² ये होता है, और गामा 2 जो हमारा होता है बीटा 3 -3 होता है। तो चूंकि अभी मैंने आपको ये बताया था कि -6 डिवाइडेड बाई 5 n² - 1 डिवाइडेड बाई n² + 1 ये है। अब तुम ये समझो कि अगर जो बाद में किसी ने ये दे दिया और यहीं पे ये बोल दिया कि μ2 की वैल्यू है n² - 1 डिवाइडेड बाई 12, और आपसे ये पूछ लेता है μ4 की वैल्यू बता दो, तो आप यहीं से इसको निकालेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। आप ये नहीं यहाँ से अब ये सोचो कि यार हमें ये दे रखा है तो मैं कैसे, ये देखो ये एक जो ये रिलेशन दे रखा है ये इसीलिए दे रखा है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये आपको नोट करके ये फार्मूले बिल्कुल जहन में बिठा लेने, भूलना नहीं है। जैसे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, सारी ये जितनी चीज़ें हैं ये तो आपको आती ही आती हैं। अच्छा, अब देखो n क्या होगा, n कोई एक नंबर होगा आपका। नंबर मतलब क्या, जैसे क्लास में अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि 10 स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे इस केस में इसका हमारा हो जाएगा 1, 10। तो यहाँ पे अगर जो बात में देखो n हमारा 10 दे रखा है, केस देखना जरा, तो ये हमारा क्या है, इवन है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर है, तो इवन नंबर के लिए आप लोगों ने पढ़ा है अगर इवन होता है तो 2m हम लिख लेते हैं। और मॉड मतलब मीडियन, तो मीडियन कैसे कैलकुलेट होता है ये आप अगर आपको नहीं पता है तो आप देख लो, n डिवाइडेड बाई 2 + 1 th ऑब्जर्वेशन प्लस n डिवाइडेड बाई 2 th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे अगर जो बात है मुझे लिखना पड़े इस वैल्यू को, तो देखो यहाँ पे m+1 हो जाएगा, चूँकि 2m लिखोगे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, th। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो mth हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अब जरा यहाँ पे समझना इसका मीडियन मतलब कैसे कैलकुलेट होगा, और मीडियन का जो मैंने फार्मूला इसमें लिखा था वो मैंने मीन के इक्वल लिखा था, वो क्या था n+1 डिवाइडेड बाई 2। अब जरा यहाँ पे समझो, अगर जो बाद में यहाँ पे 10 ये दे रखा है तो यहाँ पे ये क्या होना चाहिए, तो वो जरा देख लो, ये हमारा हो जाएगा 11/2। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 5.5 आएगा। अब इसमें देखते हैं, इसमें ज़रा देखो, तो इसको करने के लिए यहाँ पे हम ये देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हमारा कुछ दे रखा है ऑब्जर्वेशन। अब सपोज यहाँ पे अगर जो n की वैल्यू यहाँ पे 10 दे रखा है और ये 2m दे रखा है, यहाँ से इसको अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो m की वैल्यू हो जाएगी 5। अब यहाँ पे अगर जिस वैल्यू को अगर हमें रखना पड़े तो देखो जरा, 5 + 1 हो जाएगा th और 5th जो ऑब्जर्वेशन है डिवाइडेड बाई 2।
अब जरा यहाँ पे देखो, मतलब 6 ऑब्जर्वेशन और 5th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अब इसमें देखो 1 2 3 4 5 5, तो हमारा ये हो गया, 6 हमारा ये हो गया, तो मतलब 5 + 6 डिवाइडेड बाई 2। ये समझ लो ये डेटा दे रखा है कुछ इस प्रकार से, तो ये हमारा हो जाएगा 11/2, ये हमारा हो जाएगा 5/5.5। अच्छा, अब इसी तरह से अगर जो बाद में कोई डेटा ये दे रखा है n बराबर 11, तो ये हमारा कुछ ये इस तरह से हो जाएगा 1, या थोड़ा इसको नंबर्स को मैं कम कर लेता हूं जिससे कि सारी लिखनी ना पड़े। जैसे मान लो यहाँ पे मैं 5 लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे भी 5 जाएगा। अब इसमें देखते हैं, तो x जो हमारा n जो है वो हमारा ऑड दे रखा है, तो ऑड के केस में क्या होता था, n बराबर होता था 2m + 1। तो यहाँ पे अगर जो बाद में हम देखें मीडियन इसके लिए, तो चूंकि अगर जो बाद में जो मैंने मीडियन का फार्मूला लिखा है आप वहाँ से देखोगे, तो n + 2 डिवाइडेड बाई 2, 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 6, डिवाइडेड बाई 2 3 आ जाएगा आंसर। अब इससे हम करके देखते हैं, तो हम लोगों ने पढ़ा है n + 1 डिवाइडेड बाई 2 इसका 10th ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन मतलब 1 2 3 4 5 6, अब जरूरी नहीं कि यही दे रखा हो, कुछ और भी दे रखा हो सकता है। तब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अगर जो बाद में मुझे इस वैल्यू को अगर यहाँ पे अगर मुझे पुट करना पड़े, तो ये हमारा हो जाएगा m + 1 10th ऑब्जर्वेशन। और अगर जो बाद में मुझे यहाँ पे n चूँकि दे रखा है 5 और 2m + 1 जो है, यहाँ पे m अगर जो हम निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2, तो यहाँ पे 2 नंबर पे ये हमारा हो जाएगा। तो इसको हम अगर जो बाद 2 + 3 हो जाएगा, थर्ड नंबर मतलब थर्ड ऑब्जर्वेशन पे अगर हम देखेंगे, थर्ड पे ये देखो हमारा 3 दे रखा है, यही हमारा मीडियन हो गया। तो चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, दोनों के लिए यही इसी तरह से हम मीडियन निकालते हैं। अगर जो बाद में इसमें कहीं पर भी अगर आपको दिक्कत होती है तो आप पूछेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप कमेंट करके या टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाने को भी तैयार हूँ, क्योंकि नया ऐसा कुछ नहीं कि नया बस मैं आपको पढ़ा दूँ और आपको पुराना नहीं आता है, तो फिर मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अब आप लोगों को एक बस फीडबैक के लिए आपसे मैं बोल रहा हूँ कि आपको बस ये बताना है कि ये जो क्लास मैंने आपको पढ़ाई है, आपने जो पढ़ी है वो आपको कैसी लगी, इसमें मतलब मुझे क्या नेक्स्ट टॉपिक लानी चाहिए, ये आप बता सकते हो। और अगर जो आपको ये मेरी वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो, तो आप अपने दोस्तों या जो भी पढ़ाई कर रहा हो उसको आप अगर चाहें तो इसको शेयर कर दीजिए, जिससे कि मेरा भी चैनल थोड़ा ग्रो करेगा और मेरे लिए भी एक मोटिवेशन का काम करेगा। और अगर जो बाद में आपको कोई प्रॉब्लम होती है, तो आपको मैंने बोल रखा है कि टेलीग्राम पर जा करके आप उस चीज़ के जो भी आपको प्रॉब्लम है उस चीज़ का अगर आप फोटो लो और वहाँ पे अपलोड कर दो, तो आपको और जो भी प्रॉब्लम हो वहाँ पे मेंशन कर देना। तो अगर जो बाद में मैं उसको जब देखूंगा, तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए अगर जो वो जरूरी है तो मैं उस लेक्चर में शामिल कर लूंगा। अगर जो बाद में जरूरी नहीं है तो मैं आपको पर्सनली वहाँ पे उसका सोल्यूशन भेज दूंगा।